गुड इवनिंग। नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस ऑफिशियल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त शासकों के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। और कल जो आपने अध्ययन किया था वो किया था कुषाण वंश के जो भी शासक थे उन शासकों के बारे में हमने अध्ययन किया था। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक मैंने आपको बताया था वासुदेव था, जिन्होंने स्थापना की थी। और दोस्तों, जो अंतिम जो शासक थे वो वासुदेव हुए थे कुषाण वंश के। तो कुषाण वंश के बारे में कल हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज जो हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त वंश के बारे में। तो आज की जो क्लास है ये मैराथन होने वाली है, यानी आज का जो टॉपिक है ये कुछ लंबा चलने वाला है। तो दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है तब तक लड़ना मत छोड़ो, तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह न पहुंच जाओ। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर न पहुंच जाओ। यानी हमने जो मकसद लिया है, यानी हमें जो जॉब करनी है, हमें जिस कंपटीशन की तैयारी करनी है, हमें जो जॉब लगनी है, हमने जो मकसद लिया है यानी हमें यही जॉब लगनी है। चाहे कितनी भी बार हार हो जाए हमारी, लेकिन हमें जो है लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए, उस रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम गहराई से जो है उसका अध्ययन करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे तो हो सकता है जो हमने लक्ष्य लिया है वो हमारा पूर्ण हो। तो दोस्तों, ध्यान में रखना है कि हमें जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो उसका अच्छे से अध्ययन करना है और अध्ययन करके जो आपका मकसद है उसके अंदर आपको सफल होना है। तो आज शुरुआत करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य के फाउंडर कौन थे यानी संस्थापक को क्या बोला जाता है? फाउंडर बोला जाता है। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक माना जाता है कौन? श्रीगुप्त। संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का उदय कहां पर हुआ था? ध्यान में रखना है, उदय कहां पर हुआ था गुप्त साम्राज्य का? तो दोस्तों, ये हुआ था कौशाम्बी। कहां पर हुआ था? तो ध्यान में रखना है, कौशाम्बी के अंदर उदय हुआ था गुप्त साम्राज्य का। पूछा जाता है गुप्त साम्राज्य का उदय कहां पर हुआ था? कौशाम्बी के अंदर उदय हुआ था। संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त जो है इनके संस्थापक थे। और श्रीगुप्त का काल पूछा जाता है। श्रीगुप्त का काल यानी शासन तो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ध्यान में रखना है, उदय कहां पर हुआ था? कौशाम्बी। संस्थापक श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त का जो शासन काल है 240 से लेकर 280 ईस्वी इनका शासन काल है। और दोस्तों, बात करें गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा पूछी जाती है, भाषा पूछी जाती है तो ध्यान में रखना है, भाषा थी इनकी संस्कृत। गुप्त साम्राज्य की भाषा पूछी जाती है तो राजकीय भाषा इनकी जो भाषा थी, राजकीय भाषा इनकी संस्कृत थी, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों, बात करें अलग अलग प्रकार के जो इतिहासकार थे उनका अलग अलग मत है। अलग अलग प्रकार के इतिहासकार थे जिनका अलग अलग मत है, जिनमें से पहला है काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल, इन्होंने क्या मत दिया था? काशी प्रसाद जायसवाल थे, इन्होंने क्या मत दिया था? तो श्रीगुप्त के बारे में इन्होंने क्या कहा था? तो ध्यान में रखना है, पहले थे काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल, इन्होंने क्या कहा था? तो दोस्तों, इन्होंने
जो गुप्त साम्राज्य है इनका उदय कहां से बताया है, इनको कहां का बताया है। इतिहासकार थे काशी प्रसाद जायसवाल, इन्होंने गुप्त को जाट जाति बताया है। गुप्त जो थे इन्हें क्या बताया है, इन्हें बताया है जाट जाति के बताया है, ध्यान में रखना है, जाट जाति के बताया है। किसने बताया है, गुप्त जो साम्राज्य है या गुप्त जो शासक थे इन्हें जाट जाति का किसने बताया था, इतिहासकार थे काशी प्रसाद जायसवाल ने इन्हें क्या बताया था, जाट जाति का बताया था, ध्यान में रखना है। और बात करें काशी प्रसाद ने बताया था और कहां के बताए थे, जाट जो बताया था ये कहां के, तो ध्यान में रखना है पंजाब के जाट बताए थे काशी प्रसाद जायसवाल ने। और दूसरे इतिहासकार थे जिनका नाम है राय चौधरी। दूसरे इतिहासकार का नाम क्या मिलता है, तो राय चौधरी। और राय चौधरी का क्या मत था, इन्होंने गुप्त शासकों के बारे में क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि ये ब्राह्मण थे। राय चौधरी ने गुप्त शासकों को क्या बताया था कि ये ब्राह्मण थे। और तीसरे जो इतिहासकार है जिनका नाम है गौरीशंकर ओझा। तीसरे इतिहासकार कौन थे, गौरीशंकर ओझा। और गौरीशंकर ओझा ने क्या बताया था, गौरीशंकर ओझा ने इन्हें क्षत्रिय क्या बताया था कि ये क्या थे, क्षत्रिय थे, ध्यान में रखना है, क्या थे, क्षत्रिय थे। तीन इतिहासकार यानी काशी प्रसाद जायसवाल ने जाट जाति के बताया, पंजाब के जाट थे, राय चौधरी ने ब्राह्मण बताया और गौरीशंकर ओझा ने बताया कि ये क्या थे, क्षत्रिय थे। और एक इतिहासकार और हुए थे जिनका नाम है एलन एवं अल्टेयर। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने इन्हें वेश्य बताया था। क्या बताया था, ध्यान में रखना है कि ये क्या थे, ये वेश्य थे। वेश्य किसने बताया था, एलन एवं अल्टेयर ने इन्हें क्या बताया था, वेश्य बताया था, ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें गुप्त साम्राज्य के जो लोग थे ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो दोस्तों ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ध्यान में रखना है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और बात करें गुप्त साम्राज्य यानी उपाधि, जो श्रीगुप्त था इन्हें किसकी उपाधि थी, श्रीगुप्त के पास उपाधि कौन सी थी, तो ध्यान में रखना है जो भारत की उपाधि है महाराज धीराज की उपाधि, ध्यान में रखना है। श्रीगुप्त के पास कौन सी उपाधि थी, कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी जो गुप्त साम्राज्य है ये किस धर्म का अनुयायी था, तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। यानी श्रीगुप्त के बारे में हमें ये इतनी जानकारी मिलती है। आई होप कि श्रीगुप्त के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है वो अच्छे से आपको समझ में आई है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। यानी गुप्त साम्राज्य संस्थापक किसे माना जाता है, श्रीगुप्त को। अवधि क्या थी, 240 से 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। उदय गुप्त साम्राज्य का कौशाम्बी के अंदर हुआ था। श्रीगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और गुप्त साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और इतिहासकार मिलते हैं, 4 इतिहासकार थे जिन्होंने क्या बताया था, तो इन्होंने काशी प्रसाद जायसवाल थे, इन्होंने गुप्त साम्राज्य को जाट जाति यानी पंजाब के जाट बताया। राय चौधरी ने इन्हें ब्राह्मण बताया और गौरीशंकर जो ओझा थे इन्होंने इन्हें क्षत्रिय बताया था। और एलन एवं अल्टेयर जो थे इन्होंने इन्हें गुप्त साम्राज्य को वैश्य बताया था, ध्यान में रखना है। इनके बाद जो नेक्स्ट शासक आए थे उनका नाम है घटोत्कच। उनका नाम क्या है, घटोत्कच। तो दोस्तों घटोत्कच जो थे ये 280 से इन्होंने 320 ईस्वी तक शासन किया था। 280 से 320 ईस्वी तक शासन किया था, ध्यान में रखना है।
पूछा जाता है घटोत्कच, श्रीगुप्त के बाद जो शासन करने वाले गुप्त साम्राज्य के शासक कौन से थे, तो घटोत्कच है। और शासन अवधि इनकी 280 से 320 ईस्वी। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो शासक आए थे उनका नाम था चंद्रगुप्त। नेक्स्ट जो शासक आए थे उनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त कौन से थे, चंद्रगुप्त प्रथम शासक थे। और दोस्तों चंद्रगुप्त जो थे इनके बारे में इन्होंने जो शासन किया था, यानी श्रीगुप्त ने 40 वर्षों तक शासन किया था, घटोत्कच ने 40 वर्षों तक। लेकिन जो चंद्रगुप्त थे इन्होंने 320 से लेकर 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया था, यानी 15 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे इन्होंने 15 वर्षों तक क्या किया था, शासन किया था, ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें इनका एक जो चंद्रगुप्त थे इनका विवाह हुआ था, किसके साथ हुआ था, ध्यान में रखना है, लिच्छवी राजकुमारी थी। विवाह चंद्रगुप्त के विवाह के बारे में पूछा जाता है कि इनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, ध्यान में रखना है, लिच्छवी राजकुमारी थी जिनका नाम क्या मिलता है, कुमार देवी। कुमार देवी के साथ इनका विवाह हुआ था। लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, और कुमार देवी के साथ विवाह हुआ था किसका, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, इनके साथ विवाह हुआ था। और दोस्तों चंद्रगुप्त ने कुमार देवी के नाम पे क्या चलवाए थे, सिक्के चलवाए थे। कुमार देवी के नाम पे क्या चलवाए थे, सिक्के चलवाए, ध्यान में रखना है, सिक्के चलवाए। ऐसा कौन सा गुप्त साम्राज्य का शासक था जिन्होंने अपनी जो है पत्नी के नाम पे सिक्के चलवाए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पत्नी के नाम पे यानी कुमार देवी के नाम पे सिक्के चलवाए थे, ध्यान में रखना है, सिक्के जारी किए थे। और दोस्तों चंद्रगुप्त जो प्रथम था इनके समय क्या हुआ था, 320 यानी इनके समय हुआ था शक संवत की शुरुआत हुई थी। किस संवत की, शक संवत। शक संवत की शुरुआत कब, इनके समय गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी, गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। और गुप्त संवत यानी जो गुप्त संवत का काल माना जाता है 319 या 320 ईस्वी, 319 या 320 ईस्वी, ध्यान में रखना है। गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के समय किस संवत की शुरुआत हुई थी, गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी कब, 319 या 320। और सबसे प्रतापी चंद्रगुप्त जो थे ये गुप्त साम्राज्य के क्या थे, सबसे प्रतापी राजा थे, सबसे प्रतापी राजा या प्रतापी शासक थे, ध्यान में रखना है। गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कौन थे, तो सबसे प्रतापी शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, ये सबसे प्रतापी शासक थे। और बात करें तो चंद्रगुप्त जो प्रथम थे इन्हें वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, ध्यान में रखना है। वैसे स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ध्यान में रखना है। और बात करें तो इन्होंने जो राजधानी बनाई थी, राजधानी जो बनाई थी ये कौन सी थी, चंद्रगुप्त की राजधानी कौन सी थी, तो ध्यान में रखना है पाटलिपुत्र। राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। यानी घटोत्कच के बाद जो शासक बने थे चंद्रगुप्त, शासन था 320 से 335। इसी समय गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी 319 या 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम सबसे प्रतापी सम्राट या शासक थे, वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को, और चंद्रगुप्त का जो विवाह हुआ था ये विवाह हुआ था लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, और कुमार देवी के साथ क्या हुआ था,
इनका विवाह हुआ था। और कुमार देवी के नाम पे क्या चलवाए थे, सिक्के चलवाए थे या सिक्के भी जारी किए थे। ये चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जो है हमें ये इतनी जानकारी मिलती है। तो हमने श्रीगुप्त के बारे में अध्ययन कर लिया, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम यानी जो गुप्त साम्राज्य है इनके हमने 3 शासकों के बारे में अध्ययन किया है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया है। तो वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि इसके बाद जो शासक बने थे समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त का जो है हम गहराई से अध्ययन करते हैं। समुद्रगुप्त का गहराई से अध्ययन करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आगे जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो शासक बने थे उनका नाम क्या था, तो दोस्तों उनका नाम था समुद्रगुप्त। उनका नाम क्या था, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में हमें बहुत गहराई से पढ़ना है, क्योंकि समुद्रगुप्त के बारे में जो क्वेश्चन है ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में परीक्षाओं के अंदर बहुत बार यानी लगभग सभी जो परीक्षाएं हैं सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम है, चाहे एसएससी लेवल के हो चाहे यूपीएससी लेवल पे हो, सभी में पूछे जाते हैं। और आईएएस के जो एग्जाम है उनके अंदर बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे जो शासक बने थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। और दोस्तों बात करें समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त ने शासन जो किया था 335 से 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। यानी इन्होंने भी 40 वर्षों तक शासन किया था समुद्रगुप्त। तो 335 से 375 ईस्वी के। और दोस्तों इनके पास उपाधियां कौन कौन सी थी, ध्यान में रखना है। उपाधि कौन कौन सी जो थी उपाधियां थी, तो ध्यान में रखना है। समुद्रगुप्त जो थे ये क्या थे, ये संगीत प्रेमी थे। संगीत प्रेमी। समुद्रगुप्त जो थे ये क्या थे, संगीत प्रेमी थे। और दोस्तों समुद्रगुप्त जो है ये सिक्कों पर आकृति मिली है, इनकी सिक्कों पर जो आकृति मिली है ये वीणा बजाते हुए आकृति मिली है, सिक्कों पर आकृति। तो इनकी जो आकृति मिली है सिक्कों पर ये वीणा बजाते हुए मिली है, ध्यान में रखना है। वीणा बजाते हुए यानी ये संगीत प्रेमी भी थे और गायकार भी थे, ध्यान में रखना है। वीणा बजाते हुए सिक्के जो थे, सिक्के पर आकृति मिली है या सिक्कों पर जो आकृति मिली है ये वीणा बजाते हुए इनकी आकृति मिली है। यानी इससे क्या पता चलता है, वीणा बजाते हुए आकृति मिली है, इससे पता चलता है कि ये क्या थे, संगीत प्रेमी थे। संगीत प्रेमी थे या गायकार थे, ये इससे पता चलता है। यानी संगीत प्रेमी थे। और दोस्तों बात करें इनकी जो उपाधियां थे, यानी संगीत प्रेमी थे तो यानी ये कवि थे। इनके पास उपाधि कौन सी थी, कविराज। उपाधियां ध्यान में रखना है, कौन कौन सी उपाधि थी। पहले इनके पास उपाधि थी कविराज और दूसरी जो उपाधि थी वो थी अशोधकर्ता। दूसरी उपाधि कौन सी थी, अशोधकर्ता। और आगे जो उपाधि थी वो थी लिच्छवी दोहितर। आगे जो उपाधि थी वो थी लिच्छवी दोहितर, ध्यान में रखना है, लिच्छवी दोहितर। और इनके पास एक और उपाधि थी वो थी अप्रतिरथ। आगे जो उपाधि थी अप्रतिरथ। और एक और उपाधि जो इन्हें दी गई थी वो थी परक्रमांक। आगे जो उपाधि दी गई थी परक्रमांक। यानी ये जो उपाधियां थी इन्हें कविराज भी कहा जाता था, अशोधकर्ता भी कहा जाता था, लिच्छवी दोहितर भी कहा जाता था, अप्रतिरथ भी कहा जाता था और परक्रमांक भी कहा जाता था। ये इतनी जो थी इनके पास है उपाधियां थी, ध्यान में रखना है। ये इनके पास उपाधियां थी। ये संगीत प्रेमी थे और सिक्कों पर जो आकृति मिली है ये वीणा बजाते हुए मिली है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्या थे, संगीत प्रेमी थे, ध्यान में रखना है, क्या थे, संगीत प्रेमी थे। और बात करें हमारा जो भारत है यानी
जो हमारा भारत था पुराने समय के अंदर है, जो भारत था यानी ऊपर जो था आर्यवर्त, क्या था? आर्यवर्त। उत्तर में आर्यवर्त और नीचे जो था दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। आर्यवर्त के इन्होंने 9 राजाओं को हराया था और जो दक्षिणावर्त थे यहाँ पे इन्होंने कितने राजाओं को हराया था? तो इन्होंने 12 राजाओं को हराया था। 9 राजाओं को, यानी जो 9 शासक थे, आर्यवर्त के 9 शासक या 9 राजा थे जिनको समुद्रगुप्त ने हराया था। और दक्षिणा जो वर्त था, यहाँ पर जो 12 शासक थे या 12 राजा थे, इनको समुद्रगुप्त ने हराया था। ध्यान में रखना है। और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम मिलता है विंसेंट। वैज्ञानिक कौन थे? विंसेंट। और विंसेंट ने इन्हें क्या कहा था? विंसेंट ने जब इन्होंने आर्यवर्त के 9 राजाओं को हराया और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को हराया था, तो विंसेंट स्मिथ नाम के जो राजा थे, विंसेंट स्मिथ, इन्होंने भारत का नेपोलियन भी कहा था। विंसेंट स्मिथ ने जो थे, विंसेंट स्मिथ, इन्होंने क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन भी कहा था। ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो उनका नाम है विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि भारत के दो उत्तर के अंदर जो आर्यवर्त था वहां पे इन्होंने 9 राजाओं को हराया था और दक्षिण में दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को हराया था। इसलिए इन्होंने भारत के नेपोलियन की उपाधि दी थी या भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था? वैज्ञानिक का नाम है विंसेंट। तो विंसेंट ने क्या कहा था? इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। ध्यान में रखना है। और इन्हें कविराज भी कहा जाता है, अशोधकर्ता भी कहा जाता है, लिच्छवी दोहितर भी कहा जाता है, प्रतिरथ और प्रमाक, ये सभी की उपाधियां थी। ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो एक जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो थी, प्रयाग प्रशस्ति जो थी, प्रयाग प्रशस्ति, और प्रयाग प्रशस्ति की जो अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति, ये कहां पर है? ये इलाहाबाद के अंदर है। ध्यान में रखना है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद के अंदर है। और प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था अशोक ने। निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। प्रयाग प्रशस्ति कहां पर है? इसका अभिलेख जो है इलाहाबाद के अंदर है। और निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। और बात करें तो इसे प्रयाग प्रशस्ति को कौशाम्बी लेकर आने वाले व्यक्ति का नाम, या कौन से जो राजा थे इन्हें कौशाम्बी लेकर आया था? तो प्रयाग प्रशस्ति को कौशाम्बी लाने वाले जो राजा थे, अकबर ने जो है इसे कौशाम्बी के अंदर, अकबर के द्वारा इसे कौशाम्बी में लाया गया था। ध्यान में रखना है। अकबर के द्वारा। और निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था अशोक ने। तो अकबर के द्वारा कौशाम्बी में कौन लेकर आए थे? तो कौशाम्बी के अंदर अकबर जो है ये इसे कौशाम्बी के अंदर लेकर आए थे। ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो एक अभिलेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रयाग प्रशस्ति लेख जिसकी रचना की, और दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद के अंदर निर्माण करवाया था अशोक ने। और इसे कौशाम्बी, प्रयाग प्रशस्ति जो शिलालेख था, इसे कौशाम्बी लाने वाले जो राजा थे उनका नाम क्या था? अकबर। यानी अकबर के द्वारा ये कौशाम्बी लाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों एक मिलता है प्रयाग प्रशस्ति लेख, एक मिलता है प्रयाग प्रशस्ति लेख। ध्यान में रखना है। प्रयाग प्रशस्ति लेख मिलता है। और दोस्तों जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है ये किसके द्वारा रचित था?
प्रयाग प्रशस्ति जो लेख था इसकी रचना किसने की थी? तो ध्यान में रखना है दोस्तों, प्रयाग जो प्रशस्ति था, प्रयाग प्रशस्ति लेख था, इसकी रचना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो दोस्तों रचना की थी हरिसेन ने। हरिसेन ने जो है दोस्तों इसकी रचना की थी, ध्यान में रखना है। प्रयाग प्रशस्ति जो शिलालेख था इसका निर्माण तो अशोक ने करवाया था, ध्यान में रखना है। और प्रयाग प्रशस्ति जो लेख था इसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसके अंदर प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इसमें जो इन्होंने 9 आर्यवर्त राजाओं को हराया था, 9 आर्यवर्त और 12 दक्षिणावर्त, 9 आर्यवर्त और 12 दक्षिणावर्त जो राजाओं को हराया था, जिन सम्राट को हराया था, उनके बारे में जो जानकारी है, राजाओं को हराया और यह जानकारी जो है किस में मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है इसमें यह जानकारी मिलती है दोस्तों, ध्यान में रखना है। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर जो 9 आर्यवर्त और 12 दक्षिणावर्त जिन राजाओं को हराया था, समुद्रगुप्त ने इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति लेख है जिसकी रचना हरिसेन ने की थी, इसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है इसकी शैली कौन सी थी? प्रयाग प्रशस्ति जो थी इसकी शैली पूछी जाती है। तो दोस्तों इसकी शैली कौन सी थी? तो इसकी शैली थी चंपू शैली। कौन सी थी? चंपू शैली। चंपू शैली यानी दोस्तों चंपू जो शैली है ये गद्य और पद्य दोनों में होती है, ध्यान में रखना है। चंपू जो शैली है ये गद्य और पद्य दोनों में होती है। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख की शैली कौन सी थी? गद्य जो है चंपू शैली यानी गद्य और पद्य दोनों के अंदर थी, ये ध्यान में रखना है। और प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना हरिसेन ने। दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। शिलालेख जो था इसका निर्माण किसने? अशोक ने करवाया था और जो लेख था इसकी रचना हरिसेन ने की थी। आई होप कि समुद्रगुप्त के बारे में जो हमने इतना अध्ययन किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है, क्योंकि दोस्तों जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य के बारे में जो भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लगभग परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे हमें जो समुद्रगुप्त के बारे में हमें और जानकारी मिलती है उसके बारे में जो है हमें अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान में रखना है समुद्रगुप्त। और उपाधियां कौन कौन सी थी? मैंने आपको समुद्रगुप्त की उपाधियों के बारे में बताया था। इन्हें कविराज की उपाधि थी और दोस्तों इन्हें असवघोषकर्ता भी कहा जाता था। ये संगीत प्रेमी थे, यानी सिक्कों पर जो आकृति मिली है ये वीणा बजाती हुई इनकी आकृति मिली है, इसलिए इन्हें संगीत प्रेमी माना जाता है। कविराज की इनके पास उपाधि थी। अशोधकर्ता की इनके पास उपाधि थी। लिच्छवी दोहितर इन्हें कहा जाता था। लिच्छवी दोहितर भी नहीं कहा जाता था। और दोस्तों अप्रतिरथ और परक्रमांक ये इनके पास उपाधियां थी, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान 5 चरणों में पूरा किया था, ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त ने अपना जो विजय अभियान है, विजय अभियान 5 चरणों में पूरा किया था, ध्यान में रखना है। समुद्रगुप्त ने विजय अभियान कितने चरणों में पूरा किया था? तो ध्यान में रखना है विजय अभियान 5 चरणों में पूरा किया था। परीक्षा में पूछा जाता है कि जो समुद्रगुप्त था, गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त, इन्होंने जो अपना विजय अभियान है कितने चरणों में कंप्लीट किया था, कितने चरणों में पूर्ण किया था? तो 5 चरणों में अपने विजय अभियान को पूर्ण किया था, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। कौन कौन से थे? ध्यान में रखना है। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। एक का नाम था रामगुप्त, एक का नाम क्या था? रामगुप्त। और दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, ध्यान में रखना है। 2 पुत्र थे, एक का नाम था रामगुप्त और द्वितीय
दूसरे का नाम क्या था? तो दोस्तों दूसरे का नाम था रामगुप्त। रामगुप्त जो था ये बड़ा पुत्र था, और चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, चंद्रगुप्त जो सेकंड था ना, ये क्या था? छोटा पुत्र था, ध्यान में रखना है। और इन्हें ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखना है। विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, इन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बात करें तो समुद्रगुप्त की शासन अवधि, तो समुद्रगुप्त ने जो शासन किया था ये 5 वर्षों तक किया था, यानी 375 से 380 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, ध्यान में रखना है। कब से कब तक किया था? 375 से 380 ईस्वी। लेकिन दोस्तों जो समुद्रगुप्त थे, यानी जो विक्रमादित्य थे, इन्होंने 380 से, इनकी जो शासन अवधि है 380 से 412, 380 से 412 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, ध्यान में रखना है। तो समुद्रगुप्त विजय अभियान 5 चरणों में पूर्ण हुआ, और समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। बड़ा जो पुत्र था रामगुप्त, और जो छोटा पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और रामगुप्त ने 5 वर्षों तक शासन किया था, 375 से लेकर 380 ईस्वी तक। लेकिन समुद्रगुप्त जो द्वितीय थे, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, इन्होंने 380 से लेकर 412 ईस्वी तक जो है शासन किया था। और दोस्तों बात करें, इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम है इसका नाम मिलता है ध्रुव देवी। पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव देवी इनकी पत्नी का नाम था। यानी जब समुद्रगुप्त जो रामगुप्त थे, उनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद ये जो ध्रुव देवी है, ये किसकी पत्नी बनती है? तो ये पत्नी बनती है किसकी बनती है? चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी बनती है। यानी जब रामगुप्त की मृत्यु हो जाती है, तो इनकी जो पत्नी थी ध्रुव देवी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी बनती है, ध्यान में रखना है। और दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड के समय ही एक चीनी यात्री थे, विदेशी यात्री या इन्हें चीनी यात्री भी बोला जाता है। चीनी यात्री थे जिनका नाम क्या था? फायान। चीनी यात्री थे फायान। और दोस्तों जो फायान है, ये किसके दरबार में आए थे? तो चीनी यात्री फायान जो है, ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय जो है दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त सेकंड के समय कौन से यात्री आए थे? कौन से विदेशी यात्री, कौन से चीनी यात्री थे? ध्यान में रखना है, फायान, ये जो है चीनी यात्री आए थे। और दोस्तों बात करें चंद्रगुप्त की उपाधियां, चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, उनकी उपाधियां कौन कौन सी थी? उन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो दोस्तों इनके पास जो उपाधियां थी, ये ध्यान में रखना है। कौन कौन सी इनकी उपाधियां थी? तो दोस्तों इनकी जो उपाधियां थी, उन उपाधियों के नाम क्या क्या है? तो विक्रमांक, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें दोस्तों विक्रमांक के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमांक देवगुप्त के नाम से ही चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। देवराज और देवपति, देवराज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, देवराज के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इन्हें देवपति के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखना है। देवराज, देवपति, देवगुप्त और विक्रमांक, ये जो उपाधियां थी किसकी थी? चंद्रगुप्त जो सेकंड थे ना, इनकी उपाधियां थी। विक्रमांक, देवगुप्त, देवराज और देवपति, इन उपाधियों से जो है, इन उपनामों से इन्हें जाना जाता था। और दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें शक राजा, यानी इन्होंने शक राजा थे, रुद्रसिंह थर्ड शक राजा थे, जिनका नाम क्या मिलता है? शक राजा थे जिनका नाम था रुद्रसिंह थर्ड। रुद्रसिंह जो तृतीय थे, रुद्रसिंह तृतीय को क्या किया था? इन्होंने हराया था।
चंद्रगुप्त जो थे इन्होंने क्या किया था, हराया था, ध्यान में रखना है। हराने के बाद इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, शक विजेता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, शक विजेता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इन्हें परम भागवत के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखना है। परम भागवत के नाम से किसे जाना जाता है, तो परम भागवत के नाम से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। शक विजेता क्यों कहा जाता है कि एक शक राजा थे रुद्रसिंह तृतीय, रुद्रसिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था, इसलिए इन्हें शक विजेता भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त दोस्तों विजय अभियान 5 चरणों में पूर्ण किया था। इनके 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त बड़ा था, इन्होंने 5 वर्षों तक 375 से 380 तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, इन्होंने 380 से 412 ईस्वी तक शासन किया था। और रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव देवी, और रामगुप्त की जब मृत्यु हुई तो ध्रुव देवी जो है इसकी शादी किससे हुई, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी बनी थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री थे फायान, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय दरबार में आए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां विक्रमांक, देवगुप्त, देवराज, देवपति, शक विजेता और परम भागवत, यानी शक विजेता इन्हें शक राजा थे रुद्रसिंह तृतीय। रुद्रसिंह तृतीय को हराने के बाद इन्हें जो है शक विजेता कहा जाता है, ध्यान में रखना है। और दोस्तों इनके बाद जो शासक आए थे, इनके बाद जो शासक आए थे यानी जो समुद्रगुप्त थे उनके बारे में, और समुद्रगुप्त के बारे में आए हैं रामगुप्त और चंद्रगुप्त। तो इनके बाद जो शासक आए थे उनका नाम है कुमारगुप्त। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त और रामगुप्त यानी जो आज हमने शासन किए हैं, श्रीगुप्त के बारे में आज हमने अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो ये मैं जानकारी दे रहा हूं अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। आगे जो नेक्स्ट शासक आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद वो कौन से थे, तो उनका नाम है दोस्तों कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासक आए थे उनका नाम है कुमारगुप्त। और दोस्तों बात करें कुमारगुप्त की, तो दोस्तों कुमारगुप्त की उपाधि कौन कौन सी थी, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इन्हें श्री महेंद्र के नाम से भी जाना जाता था, श्री महेंद्र के नाम से भी जाना जाता था। और दोस्तों इन्हें महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था, श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। ये 2 इनकी उपाधियां थी, ध्यान में रखना है। ये 2 इनकी क्या थी, उपाधि थी। 2 उपाधियां थी, कौन कौन सी, श्री महेंद्र के नाम से जाना जाता था और महेंद्रादित्य के नाम से किन्हें जाना जाता था, कुमारगुप्त को जाना जाता था। और दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय है इन्होंने निर्माण किसका करवाया था, निर्माण, तो दोस्तों इन्होंने जो निर्माण करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय यानी नालंदा जो यूनिवर्सिटी है इनका निर्माण इन्होंने करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय ये कहां पर है, तो ध्यान में रखना है बिहार के अंदर है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंदर है। और नालंदा जो यूनिवर्सिटी है या नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था कुमारगुप्त ने। और सर्वाधिक जो अभिलेख है ध्यान में रखना है, कुमारगुप्त के समय सर्वाधिक अभिलेख मिले थे। सर्वाधिक अभिलेख किसके समय मिले थे, तो ध्यान में रखना है कुमारगुप्त के समय सर्वाधिक अभिलेख मिले थे। और दोस्तों इनमें से जो है 2 अभिलेख प्रमुख थे, 2 अभिलेख जो थे ये प्रमुख थे। और 2 अभिलेख कौन कौन से थे, 2 अभिलेख है प्रमुख थे। और वो 2 अभिलेख कौन से थे, एक था मंदसौर, एक अभिलेख का नाम मिलता है मंदसौर। 2 अभिलेख प्रमुख थे, एक है मंदसौर, एक है बिलसट। एक का नाम क्या मिलता है,
बिलसट और एक था मंदसौर। और दोस्तों जो मंदसौर अभिलेख है इसकी रचना, मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? तो वत्स बट्टी ध्यान में रखना है। रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों इसके रचनाकार जो थे उसका नाम मिलता है वत्स बट्टी। वत्स बट्टी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, उनका नाम मिलता है वत्स बट्टी। वत्स बट्टी, वत्स बट्टी के द्वारा जो मंदसौर अभिलेख था, मंदसौर अभिलेख की क्या की गई थी? रचना की गई थी। सर्वाधिक जो अभिलेख है ये कुमार गुप्त के समय है। और सर्वाधिक अभिलेखों के अंदर दो जो प्रमुख अभिलेख थे, ध्यान में रखना है, दो प्रमुख अभिलेख थे। एक था बिलसट का अभिलेख है और दूसरा था मंदसौर का अभिलेख। और मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? तो वत्स बट्टी के द्वारा इसकी रचना की गई थी, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों इनके बाद जो नेक्स्ट शासक आए थे, इनके बाद जो नेक्स्ट शासक आए थे वो थे स्कंदगुप्त। नेक्स्ट जो शासक आए थे उनका नाम है स्कंदगुप्त। और बात करें स्कंदगुप्त की, स्कंदगुप्त दोस्तों उपाधि देवराय, उपाधियां कौन कौन सी थी? इन्हें उपाधियां कौन कौन सी थी? इन्हें देवराय के नाम से जाना जाता है, देवराय। और दोस्तों इन्हें ही जो है सक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है, सक्रादित्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये दो उपाधियां थी। स्कंदगुप्त जो थे, स्कंदगुप्त की दो उपाधियां थी, देवराय और सक्रादित्य के नाम से इन्हें जाना जाता है। और दोस्तों बात करें तो इनके समय हुणों ने आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त के समय किसने आक्रमण किया था? तो दोस्तों हुणों ने आक्रमण किया था। किन के समय आक्रमण किया था? तो हुणों ने जो आक्रमण किया था ये स्कंदगुप्त के समय हुणों ने आक्रमण किया था। तो ध्यान में रखना है। और हुणों ने आक्रमण जो किया था ये जानकारी कहां से मिलती है? तो जो भीतरी स्तंभ अभिलेख था, भीतरी स्तंभ अभिलेख से हुणों के आक्रमण की जानकारी, हुणों के आक्रमण की जो जानकारी है ये जो भीतरी स्तंभ अभिलेख था, भीतरी स्तंभ अभिलेख से इसकी जानकारी है ये मिलती है, ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन आए कि गुप्त वंश यानी स्कंदगुप्त के समय, स्कंदगुप्त के समय हुणों ने जो आक्रमण किया था इसकी जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख के अंदर इसकी जानकारी जो है ये जानकारी मिलती है। और दोस्तों हुणों के राजा कौन थे? हुणों ने जब आक्रमण किया था, हुणों के राजा पूछे जाते हैं तो हुणों के राजा थे मिहिर कुल, मिहिर कुल ये इनके राजा थे। मिहिर कुल जो थे ये राजा थे और मिहिर कुल इन्हें मलेच्छा कहा जाता है। हुणों को क्या कहा जाता था? मलेच्छा भी कहा जाता था, ध्यान में रखना है। हुणों को क्या कहा जाता था? हुणों को दोस्तों मलेच्छा भी कहा जाता था, मलेच्छा भी कहा जाता था, ये ध्यान में रखना है। स्कंदगुप्त के समय हुणों ने आक्रमण किया, जानकारी जो मिलती है भीतरी स्तंभ अभिलेख से। और हुणों को मलेच्छा भी कहा जाता था। और हुणों ने जो आक्रमण किया था उसमें हुणों के राजा कौन थे? तो मिहिर कुल जो थे ये इनके राजा थे, ध्यान में रखना है। और दोस्तों एक जानकारी और मिलती है, यानी जो स्कंदगुप्त थे इन्होंने क्या करवाया था? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने क्या करवाया था? तो दोस्तों जो सुदर्शन झील थी, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, पुनरुद्धार करवाया था सुदर्शन झील का। जब सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था उस समय इनके गवर्नर कौन थे? गवर्नर कौन थे?
तो दोस्तों ध्यान में रखना है, सुदर्शन झील का निर्माण स्कंदगुप्त के समय हुआ था, लेकिन निर्माण की देखभाल करने वाले जो इनके गवर्नर थे उनका नाम क्या है, तो पर्णदत्त। नाम क्या है, तो ध्यान में रखना है, पर्णदत्त के द्वारा देखभाल की गई थी। तो गवर्नर का नाम क्या मिलता है दोस्तों, पर्णदत्त जो थे ये स्कंदगुप्त के क्या थे, गवर्नर थे। तो दोस्तों स्कंदगुप्त यानी कुमारगुप्त जो थे उपाधि श्री महेंद्रादित्य और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंदर है। कुमारगुप्त के समय सर्वाधिक अभिलेखों की जानकारी मिलती है, जिनमें दो अभिलेख प्रमुख थे, बिलसण का अभिलेख और दूसरा था मंदसौर, और मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी के द्वारा की गई थी। और दोस्तों कुमारगुप्त के बाद जो शासक आए थे उनका नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की उपाधियां देवराय शक्रादित्य की उपाधियां थी। हुणों ने आक्रमण स्कंदगुप्त के समय किया था, और हुणों ने जो आक्रमण किया था उसकी जो जानकारी है ये कहां से मिलती है, तो भीतरी स्तंभ अभिलेख से जानकारी मिलती है। हुणों के राजा कौन थे उस समय, तो मिहिर कुल जो थे ये हुणों के राजा थे। हुणों को मलेच्छा भी कहा जाता है। और स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का पुनरुद्धार हुआ था, और उस समय इनके गवर्नर कौन थे, तो पर्णदत्त जो थे ये इनके गवर्नर थे। और दोस्तों इनके बाद जो अंतिम शासक थे, अंतिम शासक है, इनका नाम क्या मिलता है, और दोस्तों एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ध्यान में रखना है। विष्णु मंदिर यानी सुदर्शन झील पर, किस झील पर है, तो दोस्तों ध्यान में रखना है, सुदर्शन झील पर विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, स्कंदगुप्त ने करवाया था, ध्यान में रखना है। निर्माण किसने करवाया था, स्कंदगुप्त के द्वारा यह निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों स्कंदगुप्त के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। और अंतिम जो बचा है वो है अंतिम शासक। तो इनका अंतिम शासक कौन था, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त तृतीय। अंतिम शासक था विष्णुगुप्त तृतीय, ये इनका अंतिम शासक था। तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य जो है ये आज हमारा कंप्लीट होता है। गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें ये इतनी जानकारी मिलती है। आई होप कि आज जो हमने गुप्त साम्राज्य किया है आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा, गहराई से इसको समझा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट करके बताना है कि आपको आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, वो आपको कैसा लगा। और दोस्तों अंतिम शासक पूछा जाता है गुप्त साम्राज्य का, तो मैंने आपको बताया है विष्णुगुप्त जो तृतीय था ये अंतिम शासक था। तो आज हमने सभी जो शासक थे गुप्त साम्राज्य के, उनके बारे में आज हमने अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों अब मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। तो कल मिलते हैं इसी समय शाम को 9 बजे अपने नेक्स्ट यूनिट और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।